Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav from ISS Sudhamdi. This is my ninth chapter of microeconomics, excess demand and deficit demand. इससे पहले मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था वो आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ाया था, फिर मैंने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, उसके बाद ये चैप्टर है। हर चैप्टर अधिकतर डिमांड से रिलेटेड है, सभी डिमांड पे फोकस करता है। अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड का जो चैप्टर है उसे हम लोग किस प्रकार से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो बात है पहले एक्सेस डिमांड को समझने का और डेफिसिट डिमांड को समझने का। आप ये जान लीजिए एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है। एक्सेस डिमांड का मतलब हो गया यहाँ पे कि कोई भी डिमांड ज़्यादा होना, जैसे कि मैंने 100 पीस गुड्स को प्रोड्यूस किया है पर डिमांड 200 पीस का है ना। जैसे मैं एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे एक डिमांड ले लेते हैं और एक सप्लाई ले लेते हैं, ठीक है। मार्केट में प्रोड्यूसर ने सिर्फ 100 पीस किसी गुड्स को प्रोड्यूस किया पर लोगों को डिमांड 120 हो जाए, 150 हो जाए या 200 हो जाए। मतलब जब भी सप्लाई से डिमांड बढ़ जाता है तो इस सिचुएशन को एक्सेस डिमांड कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास डेफिसिट डिमांड का मतलब। डेफिसिट डिमांड फिर से हम लोग डिमांड लेते हैं और यहाँ पे एक सप्लाई लेते हैं। अब डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या हो गया, आपका यहाँ पे बनाया मैंने 100 पीस और डिमांड है सिर्फ 80 पीस का, 70 पीस का, 60 पीस का। तो जब डिमांड कम हो जाए तो उसको डेफिसिट डिमांड कहते हैं। तो ये चैप्टर इसी पे है कि अगर एक्सेस डिमांड होगा तो इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होने वाला है, डेफिसिट डिमांड होगा तो क्या इफेक्ट होने वाला है और कैसे हम इसे मेजर कर सकते हैं, कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है लोगों का तो कैसे कंट्रोल करें, बहुत कम भी डिमांड है लोगों का तो कैसे कंट्रोल करें। इस चैप्टर को में यही फोकस किया जाएगा। एक्सेस डिमांड मतलब डिमांड ज़्यादा, डेफिसिट डिमांड मतलब डिमांड कम। तो ये डिमांड जो है वो सप्लाई पे ही निर्भर होता है, इसलिए ये उस पर बातें करता है। तो ये चैप्टर सिर्फ और डिमांड और सप्लाई पे और कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इसमें से जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो डेफिनेटली बिल्कुल आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन पे आता है इस पे कि पहला जो क्वेश्चन होता है व्हाट इज एक्सेस डिमांड, जो अगला जो क्वेश्चन होता है व्हाट इज डेफिसिट डिमांड और हाउ टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, हाउ टू कंट्रोल डेफिसिट डिमांड। ये सब क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो आते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड का जो चैप्टर है। तो देखिए ये हमारा नोट्स है, इसमें मैंने एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड के बारे में लिखा है। आप देख सकते हैं एक्सेस डिमांड के बारे में मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि एक्सेस डिमांड रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी। इसका मतलब समझते हैं। पहला बात तो एएस मतलब एग्रीगेट डिमांड, नहीं सॉरी एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड और एएस मतलब क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल सप्लाई, टोटल डिमांड। हम लोग जब भी मैक्रो इकोनॉमी पढ़ेंगे तो सिर्फ एक पार्टिकुलर इंसान का डिमांड के बारे में नहीं सोचते हैं, पूरे देश का डिमांड के बारे में सोचते हैं। इसलिए यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बोला गया। यहाँ कहा गया कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा रहेगा एग्रीगेट सप्लाई से तो एक्सेस डिमांड कहलाएगा, ठीक है। और उसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी एक्सेस डिमांड क्या है रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस। फिर लिखा है एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है ये भी मैं डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ, एक एक मीनिंग में बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे बस इतना ही समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे एडी जो है वो ग्रेटर है एएस से, तो इस सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड कहते हैं, डेफिसिट डिमांड नहीं एक्सेस डिमांड कहते हैं, ठीक है। चलिए और भी आते हैं। एक्सेस डिमांड गिव्स अ राइज टू द इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड जब रहेगा तो वो इन्फ्लेशनरी गैप लाता है। तो वो कैसे लाएगा ये मैं डायग्राम के अनुसार आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा और उस डायग्राम को मैं इस तरह से एक समझाना चाहता हूँ। देखिए एग्रीगेट डिमांड का एक फॉर्मूला होता है C प्लस आई। C प्लस आई, C मतलब होता है कंजप्शन, मतलब जब भी आप कोई चीज़ का कंजप्शन करते हैं, और आई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है इन्वेस्टमेंट। तो हमारा जो डिमांड है वो दो ही तरह का है, या फिर हम कंजप्शन करने के लिए करते हैं मतलब गुड एंड सर्विस का यूज करने के लिए करते हैं, या फिर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे घर खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया। तो ये सब क्या है एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया जो बहुत महंगा होता है, जो कैपिटल गुड्स के रूप में होता है। मतलब हम सभी का दो ही तरह का डिमांड है, मतलब लोगों का या देश में दो ही तरह का डिमांड होता है। एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर कह सकते हैं आप इसको,
कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो भी हमारा खर्चा वो डिमांड होता है, मतलब हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें दो एलिमेंट मिला रहेगा, एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और कंजप्शन ये किसका है? कंजप्शन ये सारा कंजप्शन, देश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर है चाहे वो कंज्यूमर है, किसी तरह के भी लोग हैं, वो सभी जो अगर कंजप्शन करता है तो वो सी में आ जाता है, और सभी लोग जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो आई में आ जाता है। तो इसीलिए एडी को पूरा देश का डिमांड इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, मतलब सी मतलब कंजप्शन और आई मतलब इन्वेस्टमेंट। हमारा दो ही डिमांड होता है, हम कहीं इन्वेस्ट भी करेंगे तो भी डिमांड है, हम कंजप्शन करेंगे तभी डिमांड है, और ये दोनों को चीज़ को अगर हम मिला दें तो हमारा एडी कहलाता है। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको ये डायग्राम के थ्रू। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा डायग्राम है और ये इनकम लेवल है। आपको यहाँ पे ये मैं बता दूँ, पिछले क्लास अगर आपने हमारा एडी और एएस अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि हमारा जो वाई होता है, वाई मतलब इनकम से इंडिकेट करते हैं, और उसको एएस भी बोलते हैं। क्यों एएस बोलते हैं वाई को, ये भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्योंकि जितना हमारा प्रोडक्शन होगा, जितना हमारा सप्लाई होगा गुड्स का, वो हमेशा इनकम के बराबर होगा। जितना सप्लाई करेंगे उतना ही इनकम होगा, इसलिए ये दोनों हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो इस बात में आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कट गया। तो वाई का जो लाइन है वो हमेशा सीधे जाता है, ये मैंने प्रूव कर चुका है। आपको याद नहीं रहेगा तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये बराबर जाता है। फिर एडी क्या होगा? उसको काटते हुए जाता है। एडी क्या होगा? उसको काटते हुए जाता है। क्यों काटता है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो दोनों क्या होगा, एडी और इनकम क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो इस लेवल को जहाँ पे ये कटा है उसको हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब यहाँ पूर्ण रोजगार है, जहाँ पे हमारा एएस और एडी क्या होता है? बराबर हो जाता है। जहाँ पे एएस और एडी बराबर हो जाएगा उसे हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहते हैं। ठीक है, और उसी में क्या किया, एक एडी ऊपर से चला गया, मतलब एक एडी वन चला गया, नीचे एडी है ऊपर में एडी वन आ गया। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जब आपका एडी से एडी वन चला जाएगा, एडी था फिर एडी वन चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका डिमांड बढ़ गया है। अब वो डिमांड क्यों बढ़ा तो उसका एक ही कारण है। तो देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है इसका सी प्लस आई, इसमें लिखा है सी प्लस आई प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब डेल्टा आई। अब एक फार्मूला है जो एडी का है वो सी प्लस आई है, और दूसरा फिर एडी वन का जो फॉर्मूला है, जो एडी वन क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सेस डिमांड इंडिकेट कर रहा है, सी प्लस आई प्लस प्लस डेल्टा आई। डेल्टा आई मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आप हमेशा बताते हैं जो डिमांड बढ़ता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ता है। कंजप्शन लोग कितना बढ़ाएगा, गुड एंड सर्विस कितना कर देगा, उतना तो नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट का बदलाव होने की वजह से, इन्वेस्टमेंट का बढ़ने की वजह से हमारा एडी भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पे इस बात को याद रखें, और ये भी याद रखें जहाँ पे आपका इनकम और एडी काटेगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, उसे फुल इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। अब वही इक्विलिब्रियम लेवल से अगर कोई डिमांड ऊपर की ओर चला गया, इसके ऊपर की ओर चला जाए तो वो आपका एक्सेस डिमांड कहलाएगा। और ये एक्सेस डिमांड का जो डिफरेंट है, आप यहाँ देख सकते हैं इसमें डिफरेंट लिखा हुआ है ईएफ में, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। मतलब ये जो डिफरेंट हमारा, उसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। मतलब इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? एक्सेस डिमांड को दिखा रहा है कि कितना एक्सेस डिमांड हुआ है। देख लीजिए हमारा जो डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, आई एक्सेस डिमांड इसलिए हुआ क्योंकि हमारा डेल्टा आई जो है चेंज हुआ है। और यहाँ पे नीचे दिखाया मैंने इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जितना आप आउटपुट करेंगे उतना इनकम होगा, उतना ही एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। तो आप उसको नीचे रख सकते हैं। और यहाँ पे एडी दिखा सकते हैं आप, एडी को आप रुपीज़ में भी दिखा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पर इनकम आउटपुट को आप सब यूनिट में दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। ये डायग्राम आपका कंप्लीट होगा। आप सिर्फ डायग्राम को याद करके काम चला सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और ये जो डिफरेंट है इसको एक्सेस डिमांड साबित कर सकते हैं। मतलब हमें सिर्फ एक्सेस डिमांड दिखाना है। तो ये एक्सेस डिमांड इस तरह से दिखेगा कि कैसे बढ़ा है। आखिर ये एक्सेस डिमांड का क्या असर होगा? इन द डायग्राम इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर मेजर ऑन एक्स एक्सिस। हम लोग देखे हैं कि हमारा जो इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है वो एक्स एक्सिस में है, और एग्रीगेट डिमांड है वो वाई एक्सिस में। जो जैसा क्वेश्चन में डायग्राम में लिखा है उसे हम लोग पुट करते हैं हूबहू। अब इसके बारे में, डायग्राम के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या बातें हैं, देखते हैं। एडी ने एस कर्व इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। हमने देखा है, देख सकते हैं आप, एडी और एस जो है वो हमेशा ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये एस है और ये एडी है, यहाँ पे ई पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। वही डायग्राम बता रहा है। ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने के कारण एडी क्या किया? राइज कर गया। अब वो राइज क्या दिखा रहा है? एक्सेस डिमांड दिखा रहा है। और उसको कैसे इंडिकेट कर रहे हैं? ईएफ से कर रहे हैं। उस ईएफ का नाम क्या रख दिए? इन्फ्लेशनरी गैप रख दिए। जैसे मैंने डायग्राम में बताया उसको ही डील कर रहा है, मतलब डायग्राम को डील करना सिखा रहा है।
तो अगर आप इसे अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक्सेस डिमांड जो हुआ, खाली आप इतना याद रखिए, एडी का फॉर्मूला C+I होता है। सी मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और साथ में जो हमारा डिमांड जो बढ़ता है, एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ता है, कंजप्शन की वजह से नहीं बढ़ता है। चलिए, ये तो हमारा एक्सेस डिमांड हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या रीजन है एक्सेस डिमांड बढ़ने का, मतलब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ता क्यों है। तो एक एक करके हम लोग ये समझते हैं। पहला लिखा है राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आखिर ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्यों, क्या दिक्कत है डिस्कस करने में। चलिए आते हैं, करते हैं। कंज्यूम का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ को कंज्यूम करना है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कि एक तरह का कंजप्शन। जब आप किसी चीज़ का खरीदारी ज़्यादा करते हैं तो वो कंजप्शन कहलाता है। मतलब अगर आप खरीदारी ज़्यादा करोगे, डिमांड ज़्यादा करोगे, तो आपका डिमांड भी ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब आप जितना कंजप्शन करोगे जिस गुड्स का, सर्विस का, उसका डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। चलिए, उसके बाद हमारे पास है रिडक्शन इन टैक्स। मान लीजिए गवर्नमेंट टैक्स को घटा देता है तो आपका इनकम बढ़ने लगेगा, आपका इनकम बचने लगेगा। आपका इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा। फिर इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट खर्चा करने लगेगा तो आप खर्च करना बंद कर दोगे। गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें क्या है, बहुत सारे फीस कम होता है, जिससे आपका इनकम क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जैसे कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका फीस ज़्यादा लगता है, आपका पॉकेट मनी घटेगा। और अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे तो आपका फीस कम होता है, पॉकेट मनी आपका बढ़ेगा। तो जब जैसे आपका इनकम बढ़ेगा उससे डिमांड होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, आपकी सारी सुविधाओं को पूरा कर रहा है, आपको फ्री हेल्थ दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है। जब सब कुछ फ्री में मिलने लगे तो आपका पैसा क्या होगा, बचेगा। इनक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से भी आपका क्या होगा, डिमांड बढ़ जाता है। लोग अगर इन्वेस्टमेंट करने लगे, लोग अपना ज़मीन खरीदने लगे और मशीन खरीदने लगे, बहुत सारा सामान खरीदने लगे, तभी डिमांड ऑटोमेटिक मार्केट में बढ़ जाता है। फॉल इन द इम्पोर्ट। मान लीजिए बाहर से आप गुड्स को मंगवाना बंद कर दीजिए। अगर बाहर से गुड्स नहीं मंगाएंगे तो कहाँ से जरूरत पड़ेगा, देश में जरूरत पड़ेगा डेफिनेटली। तो देश का भी गुड्स का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। फिर है राइज इन एक्सपोर्ट। यहाँ पे ये भी बोला है कि अगर आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे बाहर तो आपका गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। और देश में तो बढ़ा हुआ ऑलरेडी है, और एक्सपोर्ट करने से और बढ़ सकता है डिमांड। फिर यहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग है। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक्सेस डिमांड में भी कोर्स बाय द इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। यहाँ कहा जा रहा है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब होता है कि अगर मार्केट में या इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाए या आरबीआई ज़्यादा नोट छाप दे, तब वहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग हो सकता है। इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। जब आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा नोट को छाप देता है तो इसको, ये भी एक्सेस डिमांड ला सकता है। चलिए देखते हैं इम्पैक्ट क्या होगा एक्सेस डिमांड का। अभी हमने रीजन पढ़ा, मीनिंग पढ़ा, अब इम्पैक्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट लिखा हुआ है, देखिए इफेक्ट ऑन द आउटपुट, इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट। तो सबको एक 1 by 1 पढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। तो एक्सेस डिमांड के बारे में लिखा है डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट। पहला बात यहाँ पे ये कहा गया कि एक्सेस डिमांड के कारण आउटपुट नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए डिमांड अगर अचानक बढ़ता है इकोनॉमी में तो आउटपुट कैसे बढ़ेगा। अचानक डिमांड बढ़ने से बढ़ नहीं सकता है, उसको टाइम लगता है बनने में। तो यहाँ पे आउटपुट पे कोई असर नहीं होगा, आउटपुट जितना था उतना ही रहेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं, देयर विल नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ना ही एम्प्लॉयमेंट बदलेगा। जब आउटपुट नहीं बदला तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बदलेगा। जब मैंने 100 पीस ही गुड्स बनाने का ठान लिया है, डिमांड बढ़ सकता है। 100 पीस के लिए हमको 5 लेबर की जरूरत है ना। एक बार में तो मैं तो धीरे धीरे मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा ना। जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ता, याद रखिएगा। जब तक आउटपुट नहीं बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगा। आउटपुट अगर कांस्टेंट है तो एम्प्लॉयमेंट भी कांस्टेंट होगा। बट यहाँ पे एक बड़ी खास बात कहा गया है, आखिर जनरल प्राइस में क्या चेंज होगा। तो यहाँ पे जनरल प्राइस क्या होगा, वो लीड टू राइज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ज़्यादा डिमांड करोगे तो प्राइसेस हर चीज़ का बढ़ने लगेगा। तो डिमांड बिल्कुल कम करें या मॉडरेट करें, ज़्यादा ना करें। ठीक है, ये बात आप समझिए, इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग आते हैं डेफिसिट डिमांड में। और इस डेफिसिट डिमांड को हम लोग छोटे छोटे वीडियो बना के बनाएंगे। जैसे कि ये हमारा वीडियो 13 मिनट का हो गया है। और इसमें जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट इज एक्सेस डिमांड, व्हाट आर द रीजन फॉर द एक्सेस डिमांड, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सेस डिमांड। दीज आर द सम 3 क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। एंड one question is also what is inflationary gap. Inflationary gap is also known as excess demand. ये अभी आप जान लीजिए और इस टॉपिक को कंप्लीट करें। ये हमारा वीडियो होता है ख़त्म, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वीडियो होगा हमारा डेफिसिट डिमांड से होगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस पर ध्यान देंगे कि हमारा वीडियो जो है ज़्यादा लॉन्ग ना हो, पार्ट बाय पार्ट हो, ठीक है। तो आप इन सभी को सारा लिख लें। और हमारा जो ये वीडियो है, ये भी इसका सेकंड वीडियो जो डेफिसिट डिमांड पे होगा वो भी मैं आपको बना दूंगा। थैंक यू।